नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। और आज भी वही मामला जिस पर इस वक्त देश की राजनीति गरमाई हुई है, देशद्रोही बनाम देशभक्ति। आपको याद होगा 2 दिन से हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या जेएनयू में जो जंग छिड़ी है उसका वायरस पूरे देश में फैलेगा। और आज की कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारा जो डर था, हमारा जो एप्रीहेंशन था, वो अब देखा जा सकता है हिंदुस्तान के तमाम शहरों में। दिल्ली से लेकर दिल्ली के बाहर सैकड़ों मील दूर तक वो प्रदर्शन हुए हैं। कुछ फेवर में हुए हैं कन्हैया कुमार के कि उनको छोड़ा जाए, तो कुछ कन्हैया कुमार की मुखालफत में हुए हैं एबीवीपी की तरफ से। ये तस्वीरें हैं अलग अलग शहरों की, चेन्नई की, बेंगलुरु की, दिल्ली की, जादवपुर यूनिवर्सिटी की, बनारस में भी हुआ है, लखनऊ में भी हुआ है, दरभंगा में हुआ है, पटना में हुआ है। तमाम जगहों से खबरें दिन भर आती रहीं जहां आज प्रदर्शन चलते रहे। छात्रों के दोनों तरफ से कोई कन्हैया कुमार का समर्थन कर रहा था तो कोई कन्हैया कुमार को गद्दार बता रहा था। ये तस्वीरें वो हैं जो कन्हैया कुमार के समर्थन में प्रोटेस्ट हुए। कुछ और तस्वीरें मैं आपके सामने रखता हूं। उन तस्वीरों में वो इलाके आप देखेंगे जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदर्शन हुए हैं। और एबीवीपी के ये प्रदर्शन बताया जा रहा है कि अगले 3-4 दिनों तक देशव्यापी जारी रहेंगे। यानी संसद का बजट सत्र जो 23 तारीख से शुरू होना है, उसके पहले ये गहमा गहमी खत्म होने का नाम नहीं लेगी, बल्कि और उग्र हो सकती है। एबीवीपी के प्रदर्शन अलग अलग शहरों में, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। और कुछ जगह तो ऐसी रहीं जहां पर दोनों प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए और आपस में गुत्थम गुत्था हुए, आपस में छीना झपटी हुई, एक दूसरे की मुखालफत के नारे लगे। यानी कुल मिलाकर कियोस की स्थिति, यानी कुल मिलाकर देश की वो स्थिति जिसका डर कई दिनों से था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तस्वीरें, ये बातें जो जेएनयू में शुरू हुई हैं वो देश को बांट दें। ये तस्वीरें पटना की हैं। प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई है पुलिस से। छात्रों में गुस्सा है, दोनों ही तरफ के छात्रों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है अपनी अपनी बातों को लेकर, प्रदर्शन करने को लेकर। जगह जगह देशद्रोह के नाम पर या देशभक्ति के नाम पर प्रदर्शन हुआ है छात्रों का। तो आज हम तो पूछेंगे में हम आपको बता दें कि हम सवाल पूछें उसके पहले ये जानना भी जरूरी है, राजनीति भी पूरी तरीके से गर्मा गई। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रपति के दरवाजे पर चले गए और ये गुहार लगाई कि इस पूरे मामले को आरएसएस हवा दे रही है, आरएसएस पर रोक लगनी चाहिए। क्या वाकई में आरएसएस इसके लिए जिम्मेदार है कि जेएनयू में इतना बड़ा बवाल हो जाए, भारत विरोधी नारे लगे? क्या ये सब आरएसएस की प्लानिंग थी? पहले ये पैकेज और फिर उस पर बड़ी बहस। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, गद्दारों पर गदर। आरएसएस की सोच के खिलाफ कोई भी बोलता है, सरकार की सोच के खिलाफ कोई भी बोलता है तो उसको कुचलने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के आरएसएस के लोग शिक्षा में एक विचारधारा डालने की कोशिश कर रहे हैं। वाइस चांसलरों की आप लिस्ट देख लीजिए, सब के सब आरएसएस डालती है अंदर। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और लेफ्ट के तमाम नेता जेएनयू विवाद के पीछे आरएसएस का हाथ बता रहे हैं। उनका कहना है कि इस विवाद के पीछे संघ के नेताओं की शिक्षण संस्थाओं पर कब्जे की साजिश है। कांग्रेस इस मसले को लेकर राष्ट्रपति से भी मिली। उधर बीजेपी आरोप लगा रही है कि निजी स्वार्थ के चलते कांग्रेस और वाम दल देशद्रोही सोच का साथ दे रहे हैं। निजी स्वार्थों के चलते, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते, राजनीतिक द्वेष की भावना से ग्रस्त होकर वामपंथी और कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। 9 फरवरी को जेएनयू में चंद छात्र देश विरोधी नारे लगाते हुए दिखे। जेएनयू अध्यक्ष कन्हैया की गिरफ्तारी हुई और देखते ही देखते ये मामला सियासी सुरसा में बदल गया। सोशल साइट से लेकर सड़क तक लड़ाई देशभक्त बनाम देशद्रोही की हो गई। जेएनयू से चला अफजल समर्थक नारा जादवपुर में भी सुनाई दिया। सवाल यह है कि क्या इस मामले का आरएसएस से कुछ भी लेना देना है? इस सियासत के बीच देशद्रोह के आरोपी कन्हैया ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट में कन्हैया के वकीलों का कहना है कि
पटियाला हाउस कोर्ट के वकील कन्हैया को दोषी मानते हुए मारने पर तुले हैं। ये न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा खत्म करता है। सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकारों की रक्षक है, वो इन अधिकारों की रक्षा करे और नागरिकों में भरोसा कायम करे। हमारे पास अपनी जान की सुरक्षा के लिए और कोई रास्ता नहीं बचा है, इसीलिए हम जमानत पाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। कन्हैया की जमानत पर शुक्रवार सुबह सुनवाई होगी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के बवाल की जांच कर रही 5 सदस्यों की टीम ने भी अपनी सीलबंद जांच रिपोर्ट सौंपी। इसके अलावा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी, जबकि दिल्ली पुलिस शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट दायर करेगी। कोर्ट अपना काम कर रही है, लेकिन सियासत ने इस पूरे मामले को जिस स्थिति में पहुंचा दिया है वो देश को परेशान कर रहा है। देश की इसी हैरानी परेशानी के बीच हम तो पूछेंगे, क्या जेएनयू मामले में आरएसएस पर तोहमत लगाकर विपक्ष अपने दाग धो रहा है? तो हम तो पूछेंगे में हमारा आज का सवाल एक बार फिर ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके जवाबों का हमको इंतजार रहेगा। लगातार आपके जवाब हमको हजारों की संख्या में रोज मिल रहे हैं इस मुद्दे पर। आज का हमारा सवाल है कि क्या जेएनयू मामले में आरएसएस पर तोहमत लगाकर विपक्ष अपने दाग धो रहा है? अगर आपको लगता है हाँ तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमको 51818 पर SMS करें। #HTP और #गद्दारों पर गदर के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी हमको आपके सवालों का, सुझावों का इंतजार रहेगा। मेहमानों का परिचय कराता हूं जो इस वक्त हमारे साथ इस पैनल डिस्कशन में बड़े मेहमान जुड़ रहे हैं। अनिल बलूनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। कांग्रेस की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता रंजीत रंजन मेरे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ CPI की तरफ से प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय साहब मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं। गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं। दोहरी भूमिका में मेरे साथ हैं, वकीलों की खासी भूमिका रही है इस पूरे मामले में। हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव हैं ABVP के कोलकाता से किशोर बर्मन, वो जुड़ रहे हैं। अमीक जमई मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की तरफ से, और प्रोफेसर राकेश सिन्हा हैं संघ के विचारक के तौर पर। एक बात साफ कर दे रहा हूं शुरू में ही, आज डिबेट ओपन है शुरू से ही। आज हम बजर राउंड नहीं कर रहे हैं। गौरव कुछ बोल रहे हैं। गौरव, यू वांट टू से समथिंग? हाँ सुमित जी, सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि अगर मैं आज आपके प्रोग्राम में जुड़ रहा हूं तो आप ये कह सकते हैं कि मैं वकील के नाते जुड़ रहा हूं, और ये कह सकते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी का भी जो है एक कार्यकर्ता हूं, इस नाते जुड़ रहा हूं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं सेक्रेटरी हूं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अपने फैसले खुद लेती है एग्जीक्यूटिव कमेटी के थ्रू। तो कृपया करके वो आप ना कहिए, वो उचित नहीं होगा। जो भी विचार है ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार। चलिए, आपने शुरू में डिस्क्लेमर लगा दिया, बहुत अच्छा हुआ, ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। गौरव, अब आपसे राजनीतिक सवाल कर रहे हूँ, वही करूंगा मैं, आप चिंता ना करें। शुरुआत करते हैं डिबेट की। पहला सवाल सीधे तौर पर मैं ये रंजीत जी के पास जाना चाहूंगा। रंजीत रंजन जी, आप इस डिबेट में हमारे साथ आज पहली बार जुड़े। इस मुद्दे पर हम पिछले 2-3 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। 9 फरवरी की रात को जो कुछ हुआ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, उसके बाद राहुल गांधी वहां जाते हैं, और जो लोग नारेबाजी कर रहे थे भारत के खिलाफ अफजल गुरु के समर्थन में, उस कथित तौर पर उनके फांसी के दिन को शहादत दिवस के तौर पर मना रहे थे, उनको पकड़ने की वकालत तो नहीं करते हैं, लेकिन वहां खड़े होकर वो नरेंद्र मोदी को हिटलर बताते हैं, आरएसएस की विचारधारा की बात करते हैं कि वो बाकी विचारधाराओं को दबाने की बात करती है। इसीलिए मेरा ये पहला सवाल आपसे है, क्या राहुल गांधी जानबूझकर इस पूरे मामले में आरएसएस को लेकर आए? आरएसएस का इससे क्या लेना देना था जो कुछ 9 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुआ? रंजीत रंजन। देखिए, मैं अगर उल्टा सवाल आपसे करूं कि क्या आरएसएस चाहती थी कि राहुल गांधी वहां पर जाए और इस तरह का मुद्दा छिड़े? आप अगर पूरी स्पीच राहुल गांधी जी की वहां पर देखेंगे तो निश्चित तौर से वो यूथ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो हैदराबाद में बमुला के पक्ष में भी गए थे। उनकी पूरी स्पीच में उन्होंने बोलने की, आज़ादी की, अभिव्यक्ति की तो वो स्वतंत्रता मांगी थी, लेकिन ये भी कहा था कि जिन लोगों ने देश के खिलाफ नारे लगाए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जो लोग डीएसयू की तरफ से थे, रंजीत जी, जो लोग डीएसयू की तरफ से थे, जिन्होंने ये पोस्टर लगाया हुआ था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में,
इसमें 8-9 लोगों के नाम हैं जो आज भी पुलिस की पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अनिर्बान, अंजलि, अन्वेषा, अस्वती, भावना, कोमल, रियाज, उमर, रुबीना, है ना। तो ये उमर को पकड़ने को लेकर तो राहुल गांधी ने कुछ बात भी नहीं कही। उमर खालिद कहां है इसको लेकर तो राहुल गांधी ने आज तक कोई चिंता नहीं जताई, कोई दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन नहीं किया। क्यों? सुमित जी, अब आप लोग हमेशा एक आपको अगर बुरा लगे तो आप सिर्फ एक पार्ट देख रहे हैं। वो वहां पर एक चीज बोल के आया, उससे आपने एनालिसिस कर लिया कि भाई वो देशभक्त नहीं है या जो वो नारे लगा रहे थे वो उनके फेवर में। ऐसा कुछ नहीं है। वो गए और उन्होंने एक पार्ट रख कर आए। निश्चित तौर से अगर आप जवाब वहां पर मांगते तो निश्चित तौर से उन्होंने उमर खालिद क्या आरएसएस का है? राष्ट्रपति भवन में भी कहा। उमर खालिद जो तस्वीरों में दिख रहा है कश्मीर के समर्थन में नारे लगाते हुए, क्या उमर खालिद आरएसएस के कार्यकर्ता है? कोई सबूत है आपके पास? आप आरएसएस का नाम क्यों ले रही हैं? आपकी पार्टी क्यों ले रही है? सुमित जी, निश्चित तौर से मैं यह जरूर कहूंगी, जो 11 व्यक्तियों का नाम आ रहा है उसमें तो एबीपी के भी 2-3 लोगों का नाम आ रहा है। मैं आप पर प्रश्न करती हूँ, IBN 7 से भाजपा के लोगों पे, सिर्फ जो कन्हैया को पकड़ा गया है, बाकी लोग आखिर क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्यों आपने पुलिस को निकम्मी बनाया हुआ? क्या अनिल बलूनी जवाब देंगे उसका? मेरा तो ये सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी ने 4 दिन बाद जाके एक ऐसा मामला एक ऐसा मामला, रंजीता जी मैं बीजेपी से भी सवाल पूछूंगा, आप चिंता मत करिए। आप मुझसे आप सवाल पूछिए, सैकड़ों आपका काम है, लेकिन ये काम मेरा, हम पूछेंगे। मैं सिर्फ इतनी बात जानना चाहता हूं, एक ऐसा मामला जहां देश को तोड़ने की बात हो रही थी, इसमें सियासत कैसे हो सकती है? इसमें आप कैसे पॉलिटिक्स कर सकते हैं जाके? क्यों? क्योंकि चुनाव आने वाले हैं कुछ राज्यों में, क्योंकि ये आपको सूट कर रहा है। राहुल गांधी उमर के खिलाफ क्यों नहीं प्रदर्शन करते हैं? राहुल गांधी दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पे क्यों नहीं धरना देते हैं जाके? सुमित जी, मैं एक सिंपल सा आपसे सवाल, मैं भाजपा की मैं बोलना चाहती हूँ, जिस बिहार पे आप बोल रहे हैं। ठीक है, राहुल गांधी जी गए, इनको कष्ट हुआ, आप रूलिंग पार्टी में हैं। जो 20 लोगों का नाम आया जिन्होंने इस तरह के देश विरोधी नारे लगाए, आज भाजपा की गवर्नमेंट ये लड़ाई को राहुल बनाम बीजेपी क्यों बना रही है, राहुल बनाम आरएसएस क्यों बना रही है? अगर राहुल जी वहां पर उनके फेवर में नहीं बोल किया है या बोल किया है, पर रूलिंग पार्टी क्या कर रही है? क्या अदालत पे उसका विश्वास नहीं है? देख लीजिए, क्या मीडिया पर उसका विश्वास नहीं है? कन्हैया कुमार गिरफ्तार हुए, राहुल जी ने कहीं मुझे नहीं पता कन्हैया इनोसेंट है कि नहीं, देश का कोर्ट तय करेगा। लेकिन सुनिए मेरी बात रंजीत जी, कन्हैया कुमार गिरफ्तार होते, राहुल गांधी जाते, राहुल गांधी हाँ, तो ये सिडिशन का चार्ज दिल्ली पुलिस ने लगाया ना, उसको इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। अनिल बलूनी जवाब दीजिए, जो बात रंजीत रंजन कह रही हैं, अभी तक जो मुख्य लोग हैं वो क्यों नहीं पकड़े गए? क्या दिल्ली पुलिस की मिलीभगत है भारतीय जनता पार्टी के साथ? बात वहां बिगड़ी है, जब ये बात वहां बिगड़ी है। अब इनको चुप कर दीजिएगा तो मैं बोलूंगा बस। अपने हाथ में लेने लगी है, जब विधायक उनके खुद पीटना शुरू कर अब हो गया आपका समय खत्म। प्लीज मेरी रंजीत बात सुनने दीजिए। रंजीत जब वकील जज के सामने बोलता है आपकी बात तो कब तक खत्म नहीं होगी? जमानत देंगे तो मैं बाहर में उनको देख मैं वकील से भी पूछूंगा, गौरव भाटिया मेरे साथ। अनिल बलूनी आप जवाब दीजिए, इतने दिन हो गए, 9 तारीख से लेके आज हम 19 तारीख के आसपास आ गए, 10 दिन बीत चुके हैं, क्या कर रही है आपकी पुलिस? बस्ती साहब, क्यों प्रोटेक्शन मिल रहा है इन लोगों को? देखिए सुमित जी, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, और जो आज आपने टॉपिक रखा है इसका भी जवाब दूंगा। आपने रखा क्या जेएनयू में आरएसएस को तोहमत लगा के विपक्ष हाथ धोना चाहता है? तो देखिए समझिए कि ये जेएनयू में क्या हो रहा था, पहले समझ लीजिए। जेएनयू के अंदर कारगिल युद्ध के समय जब हमारी सेना लड़ रही थी, तो तब वहां पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लग रहे थे। जब दंतेवाड़ा में नक्सलियों से लड़ते हो, नहीं अनिल, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन आप पूरे जेएनयू को एक चश्मे से नहीं देख सकते हैं। जेएनयू ने निर्मला सीतारमण भी दिए इस देश को, आपकी अपनी मंत्री। अरे सुमित जी, पूरी बात सुनेंगे तभी तो समझ आएगा, आप आज बीच में बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा। देखिए कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग क्या कर रहे थे, यही मैं बता रहा हूँ। अरे भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला था भाई, गलत बात है ये। क्यों रंजीत जी वेट करिए, रंजीत जी वेट करिए, आप इंतजार कीजिए, सलीके से डिबेट कीजिए, आप अराजकता मत फैलाइए। देखिए दंतेवाड़ा में हमारे 80 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, और यही कुछ मुट्ठी भर लोग जेएनयू के अंदर ये जश्न मना रहे थे। आज हिंदुस्तान के आदमी के, हर व्यक्ति के नसों में खून दौड़ रहा है सुन सुन के कि हमारे 80 जवान शहीद हो गए, और ये वहां पर जश्न मना रहे थे। ये मुट्ठी भर लोग क्या कर रहे थे, जिनके समर्थन में राहुल गांधी गए,
ये कह रहे थे कि भारत तेरे गौरव टुकड़े भाटिया होंगे, बताते हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये लोग नारे लगा रहे थे कि कश्मीर की आजादी तक जंग जारी रहेगी। ये लोग PDP के ये साथ लोग आप कह रहे थे क्या कि कर रहे हैं? भारत, मेरी पार्टी ने कम्युनिस्ट देखिए, पार्टी ने उसी सुनिए। दिन क्रिटिसाइज किया बलूनी जी, आप भाई गलत सुनिए बात भाई, मत मेरे को कीजिए। समय दिया गया, बीच में ओवरऑल कैसे बोलते हैं? जेएनयू को आप सुमित जी जनरलाइज देखिए। गौरव जी मारो, गौरव जी मारो। assassinate मत कीजिए। अनिल बलूनी यही आपकी बात से tactics जिस है। वार्षणेय साहब सहमत नहीं है, यही आपकी उनकी पार्टी ने tactics है कोई कि- जश्न नहीं नहीं, मनाया कोई जनता बात वाला नहीं, पे, अपनी आप condemn बात करिए। कर रहे हैं। condemned it, जब we वो condemned सहमत it, नहीं I है, तो repeat, समय क्या we जाएगा? condemned it, क्यों है? on the देखिए, spot we बीच condemned में it। अगर नहीं, आप बोलने की गलत कह रहे परंपरा हैं। रहेगी, कम्युनिस्ट पार्टी सुमित जी, भारतीय नहीं, जनता लेकिन पार्टी- वार्षणेय अगर साहब, बीच में बोला वार्षणेय साहब, जाएगा तो वार्षणेय मैं साहब। नहीं बोलने दूंगा किसी को। अनिल जी, सुमित मैं जी, अनिल जी आप चिंता अगर मत करिए। बीच में बोलेंगे, नहीं सुमित जी, देखिए ये कम्युनिस्टों ने एक तरीका अपना लिया है कि जब से ये पकड़े गए हैं, ये देश के नाम गद्दारी करते हुए पकड़े गए हैं, तब से देश की डिबेट नहीं गद्दारी होने दे रहे। आपके ये नेता लोगों ने ने की थी। तरीका निकाल लिया है। देश की बीच में गद्दारी और बोलने का अंग्रेजों तरीका की निकाल मुखोरी लिया है। आपके नेता ये करते लोग- रहे हैं। PDP टूनेशन थ्योरी के आपके साथ नेता ने दी सुनिए, है। सुनिए, वार्षणेय साहब सुनिए, वार्षणेय मैं अरुणाचल आपको मौका प्रदेश दूंगा। को देखिए, अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा कौन बता रहे थे? आप लोग बता रहे थे। कभी आप नहीं लोग बताया क्या हमने, कर रहे थे? कभी आपकी नहीं पोल बताया। खुल रही है। ना हमने आप कश्मीर पोल को खुल रही बताया। है। भारत हमसे तेरे ज्यादा टुकड़े राष्ट्रवादी होंगे, आप वार्षणेय नहीं जी हो मैं आपको सकते। मौका दूंगा इसके बाद। देखिए, देश का मूड क्या है? जाइए कुस्बों में, लोग क्या कह रहे हैं? थूक रहे हैं आपके नाम पर। वो आप गौरव भाटिया, अफवाह फैलाने के माहिर हैं। देश को वार्षणेय अफवाह साहब, फैलाने के माहिर हैं। वार्षणेय अखलाक को भी साहब, आपने- वार्षणेय साहब, आपने अपनी बात कह मुजफ्फरनगर दी। में भी ऐसे ही दंगे मुझे चलाए। है। आप माहिर हैं उसके। अनिल बलूनी, एक मिनट, अब मैं आगे जाता हूँ। गौरव भाटिया, सुमित गौरव जी, भाटिया मैं काफी कुछ देर से कहना बोला। चाहता हूं। जी गौरव बोलिए। गौरव, आपको लगता है कि विपक्ष जानबूझ के आरएसएस का नाम ले रहा है इस पूरे मामले में? नहीं, नारे देखिए के सुमित जी, RSS लगा सबसे रही थी पहले वहाँ। हमें ये दंतेवाड़ा एक- का कार्यक्रम आप कर रहे थे। अनिल जी, मैं अपनी बात कह लूं। सुमित जी, अगर जरूर, भारत मैं समझ आज एक अच्छा प्रजातंत्र माना जाता है तो वो इसलिए माना जाता है कि हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है, उसमें कानून का राज है। और कसाब जैसे आतंकवादी को भी हमने एक फेयर ट्रायल दिया और उसके बाद उसको सजा हुई। तो आज सबसे बड़ा इशू ये है कि जो अफजल गुरु के साथ कन्हैया भी ने यही किया। नारे लगाए, बिल्कुल बिल्कुल सुमित जी, आज अगर कोई भी ऐसी बात कहता है जो कि किसी की राष्ट्रीय भावना को ठेस लगती है तो वो उसका एक तरीका है, आप उस पर सेडिशन चार्ज लगा दिया। अब ये कोर्ट तय करेंगे कि सेडिशन का चार्ज ठीक बिल्कुल। है या नहीं ठीक है। बिल्कुल। लेकिन Yes. किसी भी चाहे एबीवीपी हो, और एबीवीपी अगर वहां पे प्रोटेस्ट करने लगे और उसका इस तरह से करने लगे कि फेयर ट्रायल ना हो पाए तो ये ठीक बात नहीं है। दूसरी बात, पर मैं प्रदर्शन कहना तो चाहूंगा गौरव, कि- प्रदर्शन तो एआईएसएफ से भी हो रहा है, एसएफआई से भी हो रहा मेरी है, बात और वो पूरी ये नहीं कह रहे हैं हुई कि थी। कन्हैया कुमार को संयम छोड़ो, रखना। हम हड़ताल करेंगे, हम क्लासेस में नहीं संयम- जा रहे हैं। ये भी तो हो रहा है, ये भी तो संयम इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट करने की कोशिश हो रही है। नहीं सुमित जी, अगर इन्वेस्टिगेशन को कोई भी इफेक्ट करता है तो वो भी गलत है, क्योंकि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और एक सही ट्रायल हो, ये सबका मूल अधिकार है जो भी भारतीय नागरिक है। और हमारा प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा अगर हम कहें कि किसी ने हमारी भावना को ठेस लगाई, उसको यहीं पे मार दो या उसके खिलाफ हम लोग खुद से पर हथियार गौरव, उठाने गौरव, लगे, गौरव, तो गौरव, मैं समझता हूं गौरव, प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। मॉरल की बातें हम दूसरी सबको बात- अच्छे से पता है। गौरव, एक दूसरी चीज, बात- गौरव, एक चीज, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। दूसरी बात- गौरव, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये जो आपने पोस्टर देखा होगा, रोज आप भी डिबेट्स में जा रहे हैं, ये जो लगा था डीएसयू की तरफ से 9 फरवरी का पोस्टर, जिसमें लिखा हुआ है जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु, क्योंकि उस दिन उनको फांसी लगाई गई थी 9 फरवरी को, उसकी वहां एनिवर्सरी वो लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे, सो कॉल्ड शहादत दिवस जिसको वो लोग कह रहे थे। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, क्या जो लोग वहां इकट्ठा थे, जो कश्मीर के समर्थन में, अफजल गुरु के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे, वो तस्वीरें मैं चाहूंगा दोबारा प्ले की जाएं, वो छात्र अगर हैं और प्रदर्शन करना चाहते हैं तो मुंह पे कपड़ा बांध के क्यों आए? अपनी आइडेंटिटी को रिवील करने में क्यों डर रहे थे वो लोग? मैं जवाब देता और हूं सुमित जी। आखिरी बात, मैं जवाब क्या देता हूं उन सुमित। चेहरों का कोई भी संबंध, एक भी संबंध ये साबित हुआ है कि आरएसएस से है? राकेश सिन्हा, आप जानते हैं उन लोगों को? सवाल ही नहीं मैं उठता वो- नहीं जानते ना। ये अब सुमित जी, गौरव मैं बताइए, बताता हूं। गौरव बताइए, फिर ये- क्यों आरएसएस का ये नाम आया? कोई ठीक, बिल्कुल नहीं नहीं, ये दो ऐसे कैसे दो बोल दो आपके प्रश्न हैं, दोनों का उत्तर अलग अलग दूंगा। सबसे पहले, अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी का अपना मैनेजमेंट होता है, उसको रोक सकता है, वहां पे पुलिस है, उसको भी रोकना चाहिए।
और उसको हम सही नहीं ठहरा सकते। लेकिन उसके बाद की हम लोग बात कर रहे हैं, मान लीजिए किसी ने कोई गलत कार्य किया जो कि एक अपराध है, तो अपराध से निपटने के लिए पुलिस है, एक कानून व्यवस्था है और कोर्ट और न्यायालय है जो तय करते हैं कि किसी ने अपराध उसी पुलिस ने कन्हैया कुमार को छात्र संघ का अध्यक्ष होने के नाते पकड़ा। सुनिए ना, फिर सबसे पहले कौन सा नेता वहां पहुंचा? सबसे पहले कौन सा नेता विश्वविद्यालय में पहुंचा और भाषण दिया? बताइए मुझे आप सुमित जी देखिए, अगर कोई भी नेता पहुंचता है और छात्रों के साथ बातचीत करना चाहता है, विचार बांटना चाहता है, जब तक कि वो उकसाए ना, जब तक कि वो जहर ना घोले, तब तक मैं समझता हूं बातचीत करने से आप रोक नहीं सकते किसी सुमित जी परमिशन नहीं दी वहां। और जी साक्षी महाराज को बोलने की परमिशन होती है, राहुल गांधी को परमिशन नहीं दी वहां परमिशन होती है। बलूनी जी क्या बात कर रहे हो? आपके लोग तो देश बात की जानकारी में भी उनको आप नहीं है परमिशन देते हो जो मैं बता दूं। सुन लीजिए गौरव, कुछ बोल रहे हैं गौरव। एक मिनट, हाँ, 2 तथ्य मैं आपको बता दूं क्यों आरएसएस पे जो है उंगली उठाई जाती है। आरएसएस का क्या रोल है ये पुलिस तय करेगी, वो अपना विवेचना करेगी। मैं उम्मीद करता हूं पुलिस बिल्कुल जी आप बताइए ना, सही पॉइंट तरह पे से आइए, विवेचना करेगी। लेकिन आरएसएस ने ही जेएनयू को कहा था कि ये पूरी तरह से भारत देश के खिलाफ है ये संस्था, और उन्होंने 30 सेकेंड्स। मैं सबसे पहले मैं सबसे पहले इस बात पर आना चाहता हूं। आज आपको बताना चाहता हूं कि कन्हैया के लिए आज पूरे दिल्ली के जितने भी सिविल सोसाइटीज थे, स्टूडेंट विंग, जितने भी XYZ गैर ABVP जितने भी संगठन थे, उमर खालिद के बारे में सवाल पूछा अमीक जी। वो रिपोर्ट चैनल पे चल रही है, दिन भर कवरेज मिला आपको, कर रहे हैं मुझे, आप लोग हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे निकले, हमने देखी वो तस्वीरें। मेरा सवाल बहुत सीधा था अमीक आपसे, आप छात्र नेता हैं, आप उमर खालिद को क्लीन चिट देंगे? सुमित जी मेरी बात सुनिए ना, 30 सेकंड्स में मुझे ब्रेक पे जाना है। उमर की बात नहीं है, अरे सुनिए, मेरे साथ तारिक अनवर भी बड़े हुए हैं जो फर्स्ट पोस्ट के जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें इन आरएसएस के गुंडों ने कोर्ट में गिरा गिरा के मारा है। आज उनकी सहमति, मेरा रिपोर्टर भी पिटा है वहां पे अमित पांडे, और मैंने उसकी भी आलोचना की। अमित क्या भाई, हम तो इस बारे में बात करते हैं आपके साथ। अमित दिक्कत आप इतिहास में जाते हैं, आपके पास कौन सा बैरोमीटर है कि जान जाते हैं ये आरएसएस का है, ये कांग्रेस का है? कोई बैरोमीटर? उमर किसका है? उमर किस संगठन का है? अमित पांडे अंकित की बात करिए, उमर खालिद की बात करिए, उमर खालिद की बात करिए। उमर खालिद किस संगठन का है? उमर खालिद की आइडेंटिटी बताइए। पत्रकारों के सहारे लड़ाई मत लड़िए, हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे अमीक। हमें अपने किसी के मदद की पुलिस जरूरत पड़ेगी तो हम अपने आप आपके पास चले आएंगे। अगर उमर का पता, आप मेरे कंधों पर रख के बंदूक मत चलाइए। चार्जशीटर है एनआईए की, आप मेरे एक सवाल का दीजिए। उमर खालिद को जानते हैं आप? उमर खालिद को जानते हैं? इन्वेस्टिगेशन मैं करूं? उमर खालिद को जानते हैं आप? उमर खालिद को क्लीन चिट देंगे आप? मैं नहीं मिला उनसे, तो फिर क्यों उसके लिए आ रहे हैं? फिर उसके वकील मैं उमर खालिद को नहीं जानता हूं। वकील क्यों बन रहे हैं? आप आंदोलन से हट जाइए। इंद्रेश कुमार को जानता हूं। आप उसकी गिरफ्तारी पर विरोध कीजिए। जानता हूं। यह कहना कि उमर को आप नहीं जानते हैं, आप उमर को और उसके साथियों को बचाना चाहते हैं, आपके कारण वो प्रोटेक्ट हो रहा है। और आप अपनी आप एक चीज बताइए, उमर खालिद टीवी चैनल पर आकर 2 दिनों तक बोलते रहे और आज कहते उमर खालिद को आप नहीं जानते, उसकी पहचान नहीं जानते हैं? मैं नहीं जानता हूं, देश को जानना उमर खालिद को। तमाम अखबारों में, रिपोर्टों में उसकी ये बताइए सुमित जी, जा रहा है, सुमित जी, ये कहा जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। अरे सुमित जी कहना चाहता हूं मैं, मेरी बात मुझे ये बताइए, आप ये नकारा दिल्ली पुलिस का काम क्या है? अरे नकारा आप क्या कर रहे हैं? आप क्या सहयोग कर रहे हैं दिल्ली पुलिस को? आप सहयोग तो कीजिए। आपका राष्ट्रभक्ति किसी एक की मोनोपोली नहीं है। मैं कहता हूँ अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाइए और दिल्ली मुझे शर्म आती है कि मेरे देश की हुए रिवॉल्ट की जानकारी दीजिए। इस विशाल देश की होम मिनिस्ट्री फेक ट्वीट पे चल रही है। अरे अनिल एक बात आप लोग देशद्रोहियों को कम और राकेश सिन्हा जी, अनिल बलूनी, हम टीवी डिबेट पे बैठकर तय नहीं कर सकते कौन देशद्रोही है कौन देशद्रोही नहीं है। सबकी अपनी अपनी विचारधारा। किशोर जी मारो, किशोर जी मारो, गौरव भाटिया डिफेंड कर रहे थे 2 दिन गौरव भाटिया प्लीज, गौरव भाटिया, अमित जमई, अमित रंजीत जी, मैं आ रहा हूँ। गौरव भाटिया पहले, गौरव भाटिया मुझे इस बात को बताइए, ये जो पूरी बहस चल रही है, इसके इतर वकील होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिन वकीलों ने हाथापाई की
उनके खिलाफ क्यों नहीं आपके एसोसिएशंस ने या बार काउंसिल ने कोई एक्शन अभी तक लिया? क्यों उनको बचाने की कोशिश करते हुए पूरा सिस्टम दिखाई दे रहा है? गौरव भाटिया। नहीं सुमित जी, मैं तो एक वकील होने के नाते आपके चैनल से यही गुजारिश कर सकता हूं अपने अधिवक्ता भाइयों से कि अगर हम लोग अधिवक्ता होके कानून की इज्जत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और जहां तक आप बात कर रहे हैं बार काउंसिल की, तो ये मामला अब उच्च न्यायालय में लंबित है और सुनवाई हो रही है और हम सबको अपनी आस्था सर्वोच्च न्यायालय में रखनी चाहिए। देखिए, हम में से जरूर जो है गौरव, हम आप भी देशभक्त होंगे, मैं भी देशभक्त हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि देशभक्ति के नाम पर हम अपनी विरोधी विचारधारा पर डंडे चलाने लगे, मुक्के चलाने लगे और गिरा के मारने लगे। अपनी रखना चाहता था। आप बार काउंसिल के बिल्कुल सुमित जी, मैं तो आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि अगर कोई अफजल गुरु को कहे कि वो जो है बहुत बड़ा हीरो है, तो उससे भी मैं प्रश्न करता हूं कि जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया हो और सजा सुनाई हो, उसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं कि वो कोई हीरो है? और क्या आपकी संविधान और उच्च न्यायालय और न्यायालय में आस्था नहीं है? लेकिन अगर कोई इस तरह की गलती भी कर दे तो उसका फैसला भी न्यायालय करेगा। तो जो एबीवीपी कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ के खुद कानून तोड़ रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उचित नहीं है। किशोर बर्मन, संयम से एबीवीपी के नेता, न्यायालय में आस्था रखिए। किशोर बर्मन, जवाब दीजिए इस बात का, क्यों कानून को हाथ में ले रहे हैं आप लोग? देशभक्ति के नाम पर क्यों टसल चाहते हैं हर जगह पर? क्या इस देश में कानून नहीं है? देखिए, जहां तक मैं आज पूरे देश भर में एबीवीपी का आंदोलन देखा हूं, वहां पर कहीं पर भी एबीवीपी ने देश के कानून को हाथ में नहीं लिया है। और जहां तक सवाल है, आज मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी आंदोलन में था। ये तो आज भी वहां पे उसी देश कानून तोड़ा या नहीं तोड़ा, ऐसी देखिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं भी किसी के बीच में नहीं आया हूं। अगर हमारे एबीवीपी के प्रदर्शन के सामने कोई हमारे भारत माँ को गाली देगा, इस देश को गाली देगा, पाकिस्तान के समर्थन में नारा देगा, देश को तोड़ने की बात करेगी, तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी भी हद तक जा सकते हैं? अपने देश आप फिर धमकी दे रहे हैं। किशोर बर्मन, आपने धमकी दी है। आपका विधायक आज अरेस्ट हुआ है ओपी शर्मा दिल्ली में। किसी भी हद तक जाए, आपको हिंसा करने का हक, हिंसा करने का अधिकार कौन नहीं देता आपको? बर्मन साहब, कानून व्यवस्था टूट गई क्या? हमारे देश में न्यायालय खत्म हो गए? आपको क्या हक है कि आप कह रहे हैं आप किसी भी हद तक जा सकते हैं? किसी ने अपने माँ पर, किसी ने अगर कोई अन्याय करने की माता को बचाने करेगी और हम लोग केवल करेंगे नहीं है। देखिए, आज जादवपुर में भी आंदोलन हुआ है, हमारे सामने भी पाकिस्तान के नारा आज भी लगा है। निवेदन करना चाहता हूँ, राष्ट्रवाद की बातें आप लोगों में शोभा नहीं देती है। रंजीत जी बोलना चाह रहे हैं। रंजीत जी, ईंधन डालने का काम कर किशोर जी, गौरव जी, अभी पैनल पर रंजीत जी है, कांग्रेस की प्रवक्ता। रंजीत जी, आप 3 बार आवाज लगा चुके। रंजीत जी, मेरा सवाल आपसे फिर से वही है, रंजीत जी से एक प्रश्न ये मामला आप कब तक जिंदा रखेंगे? संसद में काम ना हो इसलिए इस मामले को जिंदा रखा जा रहा है विपक्ष के द्वारा। रंजीत जी। सुमित जी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है जो आपस में डिस्कशन हो रहा था। मैं सिर्फ एक प्रश्न करना चाहती हूँ। आप कह रहे थे ना 3 दिन से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और आप नजर नहीं आई। निश्चित तौर से जब मैंने नारे सुने तो मुझे भी बहुत बाल खड़े हो रहे थे, गुस्सा आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे ये जो सिचुएशन है और ये जो राजनीति शुरू हो गई, मैं सिर्फ एक प्रश्न करता चाहती हूँ एज अ सिटीजन होने के नाते, एज अ कांग्रेस पर्सन होने के नाते नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा जो 20 लोगों ने नारे लगाए, जो हर देशवासी जो भी देशभक्त है उसको बहुत गुस्सा आया। सही एग्जाम्पल है, अभी प्लीज अभिव्यक्ति की आजादी में अगर घर में घुस के आपकी माँ को गाली दे तो आप नहीं कह पाएंगे कि अभी प्लीज सुनिए, अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं सिर्फ, और राहुल जी का भी जवाब आपको इसी में मिल जाएगा कि आखिर क्यों उन्होंने ये शक दिया, और मुझे भी ये शक है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा
वो जो मुंह बांधकर इंशाल्लाह देश के टुकड़े होंगे जो नारे लगा रहे थे, रंजीत जी, उनको मेरे एक सवाल का पकड़ना जवाब है दे दीजिए। या जेएनयू आप मंत्रियों आपके रोड पे खड़े हो रहे थे। देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जादवपुर हिंदुस्तान के कोने कोने में स्वतंत्रता सेनानी हैं, अभी भी जीवित हैं। इस राष्ट्र की आजादी के लिए कुर्बानी दी है। लोग जेल गए, सेल गए, फांसी की तख्त पर सजे, और उस राष्ट्र को बचाने के लिए पाकिस्तान के साथ कितने जवान शहीद हुए मालूम है? ग्लेशियर में रेगिस्तान की रक्षा करने के लिए जवान पागल है कि मर रहे हैं? कल वो ग्लेशियर में कितने लोग मरे? और आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के समर्थन में अगर मगर करके समर्थन कर रही हैं। पूरे हिंदुस्तान में राकेश सिन्हा जी जो पूरे हिंदुस्तान में जो आक्रोश है, वह आक्रोश का आपके पास शायद वो बैरोमीटर नहीं है। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलीन राजनीति के प्रिजनर मत बनिए। जाइए जाकर झार में देखिए, जाइए किशनगंज में देखिए, जाइए हिमाचल प्रदेश के गाँव में देखिए लोगों में क्या आक्रोश है। वहाँ के गांव सेना में कौन जाते हैं? सेना में अमीर के बच्चे नहीं जाते हैं, सेना में गरीब लोगों के बच्चे जाते हैं जो वास्तव में युद्ध लड़ते हैं। उनके बच्चे जब मरते हैं, आपको लगता है तो यह देशभक्ति की क्या पाठ लोग आपको सिखा देंगे? राजनीति मत कीजिए, भारत माँ के साथ राजनीति मत कीजिए। ये सवाल मेरा आप सबसे है, संघ का विरोध कीजिए। ये सवाल मेरा आप सबसे है। भारत माँ इस देश को दो विचारधाराओं में मत बांटिए कि एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा। ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो न्यूट्रल रहना चाहते हैं। देशभक्ति का नाटक कर रहे हैं आप। नहीं, कौन नाटक कर रहा है मुझे नहीं पता। रंजीत जी एक मिनट, मुझे मौका नहीं देते। मैं आऊंगा अनिल जी मैं आऊंगा। दिनेश वाजपेयी, राहुल गांधी नाटक कर रहा है। मालदा किशोर में राहुल गांधी क्यों नहीं आए? रंजीत जी, मालदा कालिया चौक में राहुल गांधी क्यों नहीं आए? क्या मैं राहुल गांधी मालदा कालिया चौक में एक करके बात करिए। राहुल गांधी का दायित्व था पाकिस्तान उसकी निंदा करते, सरकार से मिलते, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग करते। क्या राष्ट्रीय पार्टी का दायित्व हो गया? आप नहीं, राहुल गांधी को कैसे साइड में रख दें? पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में रंजीत जी आप अपने नेता को साइड में कर रही है। अब तक लेफ्ट की सवारी कांग्रेस करती थी, अब लेफ्ट कांग्रेस की सवारी कर रही है। वहाँ पर भी देश विरोधी नारा लगे, पाकिस्तान के झंडा फहराया गया, इनकलाब को मारना, मुजफ्फरनगर के दंगे कराना, पाकिस्तान भेजना, और जो बीफ के ऊपर किसी को खाने के ऊपर रोकना, किसी को ड्रेस के आधार पर रोकना, ये भी देशद्रोह है, ये भी देशभक्ति नहीं है। अगर आप ईमानदार देशभक्त हैं तो कहिए कि देश की एकता जिंदाबाद, देश की धर्मनिरपेक्षता जिंदाबाद, आप भी ये बोलिए ना जिंदाबाद। दिनेश जी, आप ये बोलिए, आप ये बोल ही नहीं सकते। दिनेश जी, बीजेपी ये बोल ही नहीं पाती है, और यही कारण है कि जवाब देंगे इस बात का अनिल बलूनी। सबसे बड़े खतरनाक अनिल बलूनी जवाब देंगे वाजपेयी जी की बात का। किशोर जी एक मिनट, किशोर जी है पेशेंस। रंजीत जी एक करके बात करते हैं, 6 लोग एक साथ बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी हाँ गौरव चलिए आप ही पूछिए पहले। गौरव आप पहले पूछिए, आपसे सुमित जी सबके सवाल मुझसे होते हैं, मुझे जवाब देने का मौका नहीं मिलता। अनिल जी मैं आ रहा हूँ। सुमित जी 2 बातें कहूंगा। जब आप कहे कि मुझे देश प्रेम है, देश प्रेम सिर्फ इस बात से नहीं होता कि आप भारत माता की जय की बात करें। अगर किसी देशवासी को आप अलग कर दें या देश की अखंडता पे प्रहार करें तो वो भी उचित नहीं है। आरएसएस ने जब ये बात कही कि ये हिंदू राष्ट्र है तो मैं समझता हूं कि उसने अपमान किया उन सभी भारतीयों का जो अभिन्न अंग है लेकिन दूसरे धर्म के हैं। तो और दूसरी बात मैं ये राकेश जी बीच में मत बोलिए, राकेश जी बीच में देखिए, एकेडमिक डिस्कशन ये नहीं है, हिंदू राष्ट्र का सवाल उठाते हैं, एकेडमिक डिस्कशन ये नहीं है, सुन लीजिए आरएसएस बात है भावनाओं की, जानकारी हिंदू राष्ट्र में किस तरह की चर्चा है। ऑब्जेक्टिव राकेश सिन्हा जी क्यों आप इतने विचलित हो रहे हैं? पाल ने कहा, क्या बाल गंगाधर तिलक ने कहा, मेरी स्वामी विवेकानंद ने स्वतंत्रता कहा, को भी तो सभी राष्ट्र विरोधी हो गए। मेरी स्वतंत्रता को भी छीनेंगे कि मैं अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता आपके चैनल पे? आप मेरी विचारों की, क्या मैं अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता? क्या यही आरएसएस की विचारधारा है? मैं अपनी विचारधारा को व्यक्त करने की आपसे
अनुमति चाहता हूँ। क्या कहा मैं क्या आप अनुमति देंगे राकेश सिन्हा जी? आजम खान ने क्या क्या आप कहा? अनुमति देंगे? मैं दो ही एक सवाल का जवाब अनुमति दीजिए। जी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरी बात पूरी नहीं हुई थी और आप तो राकेश जी सुन लेते हैं, जो है गौरव भाटिया की बात सुन लेते, फिर आप जवाब दीजिएगा। गौरव भी नहीं देंगे। गौरव बोलिए, गौरव सुमित जी देखिए, दिक्कत यही है, गौरव बोलिए। दिक्कत ये है कि अगर किसी देश में अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता भी नहीं रहेगी तो वो देश आगे नहीं बढ़ता। मैं अपनी बात भी नहीं कह पाया और राकेश सिन्हा जी कूद के आए, विचलित हो गए। ऐसा क्यों है? मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं सुमित जी। आपको याद होगा अभी कुछ टाइम पहले मेरठ के कुछ छात्र थे, क्रिकेट मैच जीतने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी झंडे फहराए और उनपे सेडिशन का चार्ज लगाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने तब यह फैसला किया कि ये छात्र हैं, इनमें शायद वो परिपक्वता नहीं है, ये भारत के खिलाफ नहीं कर रहे थे, गलती है, इनको दोबारा एक मौका देना चाहिए। सेडिशन का चार्ज हटा के उनको काउंसलिंग की गई और मसला सुलझा। तो मैं केवल इतना ही कहूंगा गौरव भाटिया ये तो पिछले कई सालों से इसी कर्मों को कर रहे हैं। गौरव भाटिया तो आप कार्रवाई करिए, कार्रवाई करिए, पिछले बहुत समय से काम कर रहे हैं, पिछले 10 सालों से वही कर रहे हैं। मैं अनिल जी, मैं उनका समर्थन नहीं करूंगा, मैं उनका समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ जो यूनिवर्सिटी समाज वैज्ञानिक समस्या, समाज विज्ञान मुझे एक बात बताइए, देश की राजनीति चलाने का फलसफा जेएनयू के मैनेजमेंट को ऐसे किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो कि आपको लगता है कि भारत विरोधी है। बिल्कुल गौरव, आपने बात की, मेरे ख्याल से आपकी शिकायत दूर हो गई। मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। ये मेरा सवाल अमीक से है और वाष्णेय जी से है। वाष्णेय जी, मैं पहले आपसे पूछूंगा, क्या हिंदुस्तान को जिस शेप में आज की तारीख में है वैसे ही रहना है ना? आगे भी हिंदुस्तान का नक्शा ऐसे ही रहना है? उसके विखंडित होने की कोई परिकल्पना आप लोग नहीं करते? लड़ाई लड़े हैं सुमित जी, आप लोग एक रखना चाहते हैं, आप लोग एक रखना चाहते हैं, हिंदुस्तान की एकता अखंडता को लेकर। अब आप मुझे बताइए, अगर एकता अखंडता को लेकर हम सब एक राय रखते हैं, बीजेपी के लोग भी, लेफ्ट के लोग भी, कांग्रेस के लोग भी, तो फिर ये बहस क्यों? इसलिए फिर ये लड़ाई क्यों? फिर वो लोग जो भारत विरोधी नारे लगा रहे थे उनको क्यों नहीं पकड़वाया जा रहा है? उनको क्यों नहीं पकड़वाया जा रहा है? उनकी तरफ से क्यों बैटिंग की रही है? उनकी तरफ से क्यों बैटिंग की जा रही है? उनको नहीं पकड़े, वो उसी हॉस्टल में थे, कहाँ गायब हो गए वो लोग? कहाँ गायब हो गए वो लोग? जो देश विरोधी एक्ट है उनको भी पकड़िए, साक्षी महाराज को पकड़िए, खालिद को भी पकड़िए, आप सबको पकड़िए, किसी को पकड़िए। लेकिन साक्षी महाराज ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए थे। पाकिस्तान चले जाओ क्या है? पकड़ लीजिए उनको। मुसलमान में बात क्या है? सुमित जी, चले जाओ नहीं कहा था। क्या है? सुमित जी, आज तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सुमित जी, शिक्षक समय तो दीजिए भैया, ऐसे कैसे चलेगा? क्या है उन छात्रों को सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण कर दें। आज जेएनयू सिर्फ अपील कर दे, वो सरेंडर कर दें। और एआईएसएफ, ये सामने बैठे में तो 4 बार पूछ चुका हूं। एआईएसएफ से मैं अपील करता हूं, एआईएसएफ से मैं अपील करता हूं कि वह कहें कोमर खालिद राष्ट्रद्रोही है, कहकर देखें। नहीं बोल रहे हो तो आईएएसएफ के लोग अमीक ने पल्ला झाड़ लिया। वो अमीक जो उनकी बेल के लिए पटियाला हाउस कोर्ट गए थे, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि उमर खालिद को जानते तक नहीं है। हम नहीं जानते। अमीक, क्या आप कहेंगे कि इस पूरे मामले में उमर को सरेंडर कर देना चाहिए? इन तमाम 8 लोगों को सामने आना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करनी चाहिए? सुमित जी, जिस नौजवान की बात फोटो दिखा के उमर की बात हो रही है, जब मैं गया था वहां पर पटियाला हाउस में, वो लड़का मेरे सामने या उस कैंपस में नहीं था। मैं जेएनयू का पढ़ा नहीं हूं। जेएनयू का पढ़ा होता मैं तो मैं जरूर बताता कि हाँ मैं किसको जानता हूं किसको नहीं। मैं कन्हैया के लिए गया था, मेरे राष्ट्रीय नेता आपके चैनल में बैठे हैं प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय। आप नहीं हैं, आप एक संगठन के मुखिया हैं। अरे आप मेरी बात सुनिए, राकेश सिन्हा जी, जो लोग हैं वो राकेश सिन्हा जी, अरे वो तो एबीवीपी के भी लोग हैं ना, वो पकड़वा दे। अरे जेएनयू में तो एबीवीपी का ज्वाइंट सेक्रेटरी है, वो पकड़वा दे। कौन मना कर रहा है? लेफ्ट के साथ रहा है, एबीवीपी है, वो पकड़वा दे। डेमोक्रेटिक कौन मना कर रहा है? आप मुझे बताइए ना अमीक, जो ना एबीवीपी के लोग हैं वो पकड़वा दे उसको। जी एक मिनट, कौन मना कर रहा है? अमीक, मेरा सवाल बहुत सीधा सा। अनिल जी मैं आ रहा हूँ। गौरव जी एक मिनट, भाई सुमित जी, आज आपने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है।
अरे मैं तो अपने साथ भी न्याय नहीं कर पा रहा हूँ आज यहाँ पर। अमीक जामई, कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप ये अपील क्यों नहीं करते कि ये 8-9 नाम जिनके नाम पे ये पोस्टर छपा, जो वहां इकट्ठा हुए, जो जुडिशियल किलिंग की बात करते हैं, अफजल गुरु की फांसी को, इन लोगों को अब इस मामले में कोऑपरेशन करना चाहिए और सरेंडर कर देना चाहिए। ये अपील आप क्यों नहीं कर सकते हैं एआईवाईएफ के नेता होने के नाते? मैं अच्छा सुमित जी अब मैं जब बोलूंगा तो प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। 30 सेकंड में बोलिए। जिस वीडियो की बुनियाद पे कन्हैया को कहा गया था, जिस वीडियो की बुनियाद पे कन्हैया को राष्ट्रद्रोही साबित किया गया था, उसी वीडियो की बुनियाद पे बसी साहब आप कह रहे हैं कि एक देशद्रोही के बारे में कह रहे हैं कि वो चाहे तो बेल पे छूट सकते हैं। इसका मतलब दाल में काला है। जिस वीडियो के बारे में मैं कह रहा हूं, अरे भैया ये कानून अपना काम करेगा, आप अप्लाई कीजिए। वीडियो की जांच देखिए, चीजों को गलत तरीके से मत डालिए। बात करो, कायदा कानून तब कहां जा रहा है? अरे आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हो? आप झूठ बोलते हो यार, आप इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? क्या बात सुननी है? आप इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? अरे इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? अरे आपको देख तो लिया, जेएनयू के अंदर नारे लगाते देख तो लिया। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आप लोगों को देखा तो मेरी बात पूरी नहीं हुई है। सुमित जी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। सुमित जी आप जुडिशियल किलिंग की निंदा कीजिए। सुनिए ना राकेश जी, अमीक की बात सुनिए, हम जवाब देंगे। रंजीता जी मेरी बात दबा नहीं सकते आप। नहीं आप बोलिए अमीक, यही तो देश की खूबसूरती है। मैं राकेश सिन्हा जी ना मैं राकेश सिन्हा जी को और हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं महोदय उनसे और सुमित जी से भी एक सवाल करना चाहता हूं। सवाल हम पूछते हैं इस शो में, यहाँ पे आपको जवाब देने पड़ते हैं। अमीक, आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। अमीक, आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। आप सवालों से भाग नहीं सकते अमीक। आप अपने आप को विक्टिम दिखाकर बच नहीं सकते हैं। अमीक, सवाल का जवाब दीजिए। जो लोग भारत को तोड़ने के नारे लगा रहे थे, उनके पक्ष में खड़े होते हुए आप लोग क्यों दिखाई देते हैं? जवाब दीजिए इस बात का। क्यों नहीं उमर को पकड़वाने के लेके आप लोगों ने एक भी अपील किया आज तक? आप कहिए, मैं आपसे 4 बार पूछ चुका हूं पिछले 1 घंटे में कि उमर को जानते हैं। अपील करिए एक बार। मैं कह रहा हूं, अपील करिए ना कि सरेंडर करिए। दिनेश जी, अपील तो कर सकते हैं। अपील करिए ना, कहते हैं कहिए अपील करिए। आप अपील नहीं करें, डिले कर रहे हैं। और भी सरेंडर करें। एक नए काबिल अफसर आए हैं अनिल बलूनी, इनको चाहिए इन्वेस्टिगेशन करें। अमीक जी अनिल बलूनी, अमीक जी खाली एक सवाल। अमीक जी कह दीजिए कि अनिल बलूनी गलत था। अनिल बलूनी, मेरा सवाल अब आपसे गलत है। अनिल बलूनी, मेरा सवाल आपसे। अमीक तो जवाब नहीं दे रहे। अनिल बलूनी, आप जवाब दीजिए कि इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं आप लोग? आप लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? क्यों इस पूरे मामले पर सियासत की जा रही है देशभक्ति के नाम पर? जवाब दीजिए अनिल बलूनी। अरे ओपी शर्मा ने मेरे ऊपर हमला किया है, मेरी जान को खतरा है। दोनों दो मुद्दे हैं जो हमला किया। सुमित जी, अनिल बलूनी, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, सुमित जी देखिए, जो ये आप पैनल पे बैठे वामपंथी लोग, ये सब माओवादी, नक्सली, इन सबको देश जानता है। इनसे किसी को अपेक्षा भी नहीं है। सबसे बड़ा दुख हुआ जब राहुल गांधी ने देशद्रोहियों को बचाने के लिए दबाव बनाने के लिए राहुल गांधी ने पूरे देश को खराब किया। राहुल गांधी ने अमीक को वाशने जी, मेरी अपील है, अनिल बलूनी को मेरे सवाल का जवाब देने दीजिए। ये वही सवाल है जो आप लोग भी पूछ रहे हैं, जो कांग्रेस ने भी पूछा। दबाव बनाने की कोशिश अनिल बलूनी, राहुल गांधी हैं। अनिल बलूनी, इन 8-9 लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? मेरा सिंपल सा एक लाइन का सवाल है। बिल्कुल, 10 दिन बीत गए हैं, आप लोग इसी बहाने राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई साजिश है क्या ये? बिल्कुल सुमित जी, देश के नाम पर राजनीति नहीं चमकाई जाती। देश के मामले में राजनीति नहीं चमकाई जाती। पीडीपी के साथ राजनीति मत चमकाना। राहुल गांधी ने दबाव बनाया है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से पूरे दबाव बनाया कि कार्रवाई ना कर पाए, राहुल गांधी एक माहौल बना रहे हैं कि इन ऊपर कार्रवाई ना कर पाए। लेकिन सुमित जी, इन सबके ऊपर रंजीत जी जवाब दीजिए, रंजीत रंजन जवाब दीजिए। राहुल गांधी की वजह से गिरफ्तारी नहीं हो रही है। राहुल गांधी पूरे मामले को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी का आरोप। जवाब दीजिए रंजीत रंजन। राहुल गांधी
गांधी जितनी ताकत लगा ले, राहुल गांधी जितना प्रयास कर ले, एक भी देशद्रोही को बचाया नहीं जाएगा, एक भी देशद्रोही को छोड़ा नहीं जाएगा। राहुल गांधी जितनी शक्ति लगा सकते हैं, रंजीत जी जवाब दीजिए। देश देख रहा है, अनिल बलूनी एक मिनट, कोशिश करेगा बेकार होगा। अनिल बलूनी एक मिनट, रंजीत रंजन जवाब दीजिए। अपनी अमित, अरे भैया सुनिए, अमित, पहले बोलने का अमित, तरीका सीखो, अमित, बदतमीजी करना बंद करो, देश के साथ गद्दारी करते हो, बोलना सीखो जरा। मिस्टर जमाई, ये देश के साथ गद्दारी करने वाले आप माओवादी और नक्सली लोग हमको समझाओ। नहीं है माओवादी। रंजीत रंजन, इलेक्शन लड़ते हैं उनके साथ सीपीआई सीख लीजिए कुछ। अरे अनिल बलूनी आपको याद दिलाऊं क्या? 1989 में वीपी सिंह की सरकार बनी थी, उसको लेफ्ट भी सपोर्ट कर रहा था और राइट भी सपोर्ट कर रहा था। तब ये नक्सली नहीं थे, तब बीजेपी और लेफ्ट मिलकर सपोर्ट कर रहे थे वीपी सिंह को, तब ये नक्सली नहीं थे, तब ये देशद्रोही नहीं थे। नहीं अनिल बलूनी, आप सब राजनीति कर रहे हैं। ये अमित जमेई और दिनेश वार्ष्णेय किसको बचा रहे हैं? आप बताइए किसको बचा रहे हैं दोनों लोग? ये लोग किसको डिफेंड कर रहे हैं? जो लोग भारत की बर्बादी की बात कर रहे हैं उनको डिफेंड कर रहे हैं। गौरव भाटिया, तो क्या है? गौरव, रंजीत जी, रंजीत जी 20 सेकंड में बात पूरी करिए। छोटा सा जवाब। अमित जी 1 मिनट, अमित जमाई 1 मिनट, अमित जमाई 1 मिनट। रंजीत रंजन का नाम लिया मैंने। रंजीत जी 20 सेकंड बोलिए, अपना पूछिए अपनी सवाल। सुमित जी प्लीज, एज अ वुमन पर्सन ही थोड़ा सा मेरे वक्त दे दो। नहीं, मैं तो वो बोलने नहीं चाहता था, आपने बोल दिया, लेकिन ठीक है, मैं मेरे लिए सब बराबर है। सिर्फ इतना कहना। रंजीत जी राहुल गांधी ने कांग्रेस, अनिल बलूनी 1 मिनट प्लीज, अनिल बलूनी, रंजीत रंजन, कर दिया रंजीत रंजन, तो सुनिए रंजीत जी मुझे वाइंड अप भी करना है, जल्दी करिए। रंजीत जी आप बोलिए ना, रंजीत जी आप बोलिए, रंजीत जी आप बोलिए, 20 सेकंड में खत्म करिए। अरे बोलिए, आप ही बोलिए। एक तो उन्होंने प्रूफ कर दिया, राहुल गांधी जी इनके पीएम प्रधानमंत्री से भी बहुत बड़े नेता है, वो 44 होंगे तब भी आप पर इतना प्रेशर दे सकते हैं कि देश को कैसे चलाएं। तो जो दूसरा, क्या आपकी सरकार इतनी निरे है, इतनी फुल मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी आप चंद लड़कों को नहीं पकड़ पा रहे? गौरव भाटिया, कभी लेफ्ट की जरूरत पड़ रही है, गौरव भाटिया, अनिल बलूनी, रंजीत जी ने आप दोनों को मौका दिया, 1 मिनट प्लीज। गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। गौरव भाटिया लास्ट कमेंट, गौरव भाटिया लास्ट कमेंट। आपकी ये बौखलाहट बता रही है कि आप राहुल गांधी से कितना डरते हैं। मैं सुमित जी केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि राष्ट्रवाद की बात करके भी अगर आप कानून तोड़े तो वो अनुचित है। तो एबीवीपी में भी, मैं आज ही की एक रिपोर्ट थी कि एबीवीपी के कई लीडर्स ने अपना जो है इस्तीफा दिया क्योंकि वो नहीं सहमत थे कि एबीवीपी के कार्यकर्ता और लीडर जो है कानून तोड़ रहे हैं। तो बलूनी जी से इतना ही कहूंगा कि किसी गलती का जवाब गलती नहीं होता, कानून का राज लाइए, न्यायालय में आस्था रखिए और जरूर जो है इंसाफ होगा। एक सीपीआई के नेता की डॉटर भी इस केस में नाम है, तो क्या सीपीआई इतना कर सकती है? गलत नाम हो सकता है, राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकती हैं, लेकिन चूंकि केस में नाम है तो कम से कम सीपीआई इतना कानून अबाइडिंग, लॉ अबाइडिंग होने के नाते उनको तो कोर्ट में ले जाए। वो उमर खालिद तो नहीं है। एक बात, अपराजिता राजा का नाम है, वो जेएनयू में ही रह रही है, खुल्लम खुल्ला घूम रही है। ये झूठे आरोप लगाए हैं। पुलिस कमिश्नर बस्ती का हमने इस्तीफा मांगा है, वो बीजेपी और आरएसएस की बात चला रहे हैं। मैंने तो कानून की बात कही है। मैं माफी के साथ वाइंड अप करना पड़ेगा मुझे, वक्त खत्म हो रहा है। दिनेश जी, अनिल जी, तमाम मेहमानों का शुक्रिया जितने लोग इस पैनल में मेरे साथ थे। लेकिन कुल मिलाकर संसद का बजट सत्र ऐसा ही हंगामेदार होने वाला है। जो तस्वीर आपने बीते 1 घंटे में मेरे इस पैनल डिस्कशन में देखी। हमारा आज का सवाल था कि क्या जेएनयू मामले में आरएसएस पर तोहमत लगाकर विपक्ष अपने दाग को धो रहा है? जवाब हमको मिले हैं हजारों की संख्या में। उसके मुताबिक 93% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 7% लोग नहीं में जवाब देते हैं। और यही सवाल हमने ट्विटर पर भी पूछा, उसके नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। 84% लोग हाँ में जवाब देते हैं और 16% लोग नहीं में जवाब देते हैं। यानी जो राजनीति हो रही है वो खुलकर देश की जनता, IBN 7 का दर्शक समझ रहा है जो इस पूरे मामले में चल रहा है।